प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आपको जो है संविधान से संबंधित 2 वीडियो दिए गए हैं, जिसमें से प्रस्तावना और एक में आपको कुछ अनुसूचियों के बारे में था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पॉलिटी और हिंदी का पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके हर जगह काम आएगा। जो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा, जिसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी का आपको यहाँ पर पूरी नोट्स भी दी जाएगी, जैसा कि आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, पहले अनुसूची के बारे में हम लोगों ने 3 अनुसूचियों तक पढ़ लिए थे, जिसमें से पहली अनुसूची में क्या था, आपका राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए थे। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम यानी कि आपके जो यूनियन टेरिटरीज है उनके नेम्स दिए गए थे, प्लस उनके जो बाउंड्रीज कहाँ तक है, कहाँ है, ये सब कुछ आपका दिया गया था। आपकी जो सेकंड शेड्यूल है, आपकी जो दूसरी अनुसूची है, उसमें आपका वेतन प्लस भत्तों के बारे में से दिया गया था, कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के। साथ में जो आपकी तीसरी अनुसूची थी तो उसमें आपका जो है कुछ संवैधानिक पदों की जो शपथ का प्रारूप क्या होता है ये भी दिया गया था। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो मैंने आपको बताई थी, कि जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, बल्कि उनको सभापति के रूप में से वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी जो तीसरी अनुसूची होती है जिसमें शपथ है, उसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया है, ये इनके अलग अनुच्छेदों में से दिया गया है, जबकि आपका अलग आर्टिकल्स में से दिया गया था। मैंने वहाँ पर आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा था और आप में से बहुत से लोगों ने उसका आंसर भी दिया है। और इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न ये था कि वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, आपके कितने ऐसे राज्य हैं। तो आपको बताया था कि ऐसे राज्यों की संख्या आपकी 6 है, ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि उन 6 राज्यों का नाम क्या है, क्योंकि ये प्रश्न आपका निश्चित तौर से आने वाली किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अभी चेंज हुए हैं। इसलिए आपको इनके 6 के नाम याद रखने होंगे बिल्कुल ही अच्छी तरह से। तो देखिए, 6 राज्यों के नाम आपको क्या है, कैसे याद रखने, बिल्कुल आसान है। आपको जो उत्तर भारत के दो जनसंख्या के हिसाब से बड़े राज्यों के नाम आपको याद रखना है। जैसे एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आपका बिहार हो गया। पहले 2 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश प्लस आपका बिहार, ये आपके 2 राज्य हो गए। एक तो यूपी हो गया, साथ में आपका बिहार हो गया। इसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे आ जाना साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया के आपके 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं। आपको पता होगा कि सबसे लेटेस्ट जिसको राज्य का दर्जा दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे लेटेस्ट जिसको राज्य का दर्जा दिया गया, जिसको एक अलग राज्य बनाया गया था, वो आपका तेलंगाना था। और तेलंगाना दोस्तों किससे अलग करके बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से। तो 2 राज्य आपके यहाँ पर ये हो गए, एक तो आंध्र प्रदेश हो गया और एक आपका यहाँ पर जो है तेलंगाना हो गया। एक आपका तेलंगाना और आपके यहाँ पर क्या हो गया, जो एक आपका तेलंगाना और एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद में देखिए 2 राज्य और आपको आना है, इन्हीं दोनों राज्यों के जो है पश्चिम की तरफ आ जाइए। तो जब आंध्र प्रदेश और आप लोग तेलंगाना के पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 राज्य मिलते हैं, एक होता कर्नाटक, एक होता आपका कर्नाटक और एक होता आपका महाराष्ट्र। ये आपके 6 राज्य हैं जिन राज्यों में आपकी क्या है, विधान परिषद है वर्तमान में। वर्तमान का मतलब समझ लीजिए मैं कब की बात कर रहा हूँ, तो आपका सितंबर 2020, मतलब सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। जिस समय आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय आपके भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें से केवल 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, और आपको नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। उत्तर भारत के 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार हो गया। उसके बाद आ जाइए आप लोग आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, दोनों याद हो जाएंगे। इनके पश्चिम में आ जाएंगे तो आपको एक जो कर्नाटक मिल जाएगा और एक आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा। तो याद हो जाएगा ना कि 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वर्तमान में विधान परिषद है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। अगला कार्यक्रम आपका ये है कि आपको पढ़ना है तीसरी अनुसूची के आगे चौथी अनुसूची में से क्या पढ़ाया गया था। तो चौथी अनुसूची में आपको क्या समझना है, तो आपको पता है जो संसद के जो 3 अंग होते हैं उनमें से एक आपका सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद आपका वहाँ पर लोकसभा होती है और लोकसभा के बाद में आपकी राज्यसभा होती है।
राज्यसभा स्पेशली राज्यों की सभा जिसको कहते हैं, या उसको संसद का ऊपरी सदन भी कहा जाता है। और इसमें आपके जो भी सदस्य होते हैं वो राज्यों से चुन करके आते हैं, जो कि राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची में बहुत पूछा जाता है, ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चौथी अनुसूची में से क्या है। तो चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये बात आपकी भैया, तो ये बात आपकी चौथी अनुसूची में दी गई है। तो आपको याद रखना है कि चौथी अनुसूची इसमें आपका क्या है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में, केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, क्या दी गई है, सदस्यों की संख्या। तो ये प्रश्न आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस राज्य व किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। तो आपका ये किस अनुसूची में, तो आपका चौथी अनुसूची में। और हम लोग जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी से कितने सदस्य जो है राज्यसभा में जाते हैं, तो याद रखिएगा आपका 31, कितने जाते हैं भैया, 31, यानी कि 31 सदस्य होते हैं जो आपके यूपी से जो है राज्यसभा में जाते हैं, याद रहेगा ये। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में दोस्तों आपकी कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहां पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आपके कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो वहाँ के जो है उन पूरे एरिया को एक प्रकार से अनुसूचित ये क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो पांचवी अनुसूची में यही है कि आपके अनुसूचित जाति, ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों चीज़ें ध्यान रखना, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। और वो आपका किस अनुसूची में, तो आपका पांचवी अनुसूची में है। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में है। पांचवी में क्या है, जो भी भारत के अंदर अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जाति के क्षेत्र या आपके अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, वहाँ का नियंत्रण, वहाँ का प्रशासन कैसा होगा, उसके बारे में जो आपके उपबंध दिए गए हैं, तो आपको वो पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। और वर्तमान में लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए आपकी छठवीं अनुसूची, इसमें से क्या दिया गया है। तो यहाँ से आपका प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आता, बहुत ज़्यादा आता है कि छठी अनुसूची में क्या है। तो छठी अनुसूची में आपके 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं, AMTM, इस तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए 4 राज्यों के नाम। तो 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं। ए से मतलब हो गया असम, एम से मतलब है पहले यहाँ पर आपका मेघालय, टी का मतलब हुआ आपका त्रिपुरा, और ये लास्ट वाले एम का मतलब आपका मिजोरम। ध्यान रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको 2-4 बार बोल लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों में जो भी आपके जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन
व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में आपका किस में दिया गया है, तो छठी अनुसूची में दिया गया है। ये आपका पूछा जाता बहुत ही कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है, तो आप लोगों को 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और यहाँ पर भूल से आप कहीं पर मणिपुर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिए, भूल से यहाँ पर आपको लोग कहीं भी मणिपुर नहीं लगाएंगे, केवल आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये पूरा सीक्वेंस याद कर लेना है AMTM करके, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अपनी 7वीं अनुसूची की तरफ। तो 7वीं अनुसूची में आपका क्या दिया गया भैया, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में आपका 7वीं अनुसूची, इस 7वीं अनुसूची में आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। स्पष्ट समझिए इस वाक्य को कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, ये भैया आपका किस में से है, तो आपका 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इस बात को याद रखना हमेशा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। तो देखिए ये कैसे आपका किया गया, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो भी आपके विषय होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार मात्र केंद्र की सरकार को होता है, यानी कि संसद को होता है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं कि जिनमें से कानून बनाने का अधिकार मात्र राज्यों की सरकारों के पास में होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को होता है। तो इस हिसाब से जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी पावर्स हैं, उन पावर्स को केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिया गया है, क्योंकि कुछ शक्तियाँ केवल केंद्र को दे दी गई, कुछ शक्तियाँ केवल राज्य को दे दी गई, और कुछ शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास में दे दी गई हैं। तो देखिए इसमें कैसे समझना है आप लोगों को, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपकी 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। एक आपकी होती है संघ सूची, एक आपकी होती है संघ सूची, दूसरी आपकी होती है यहाँ पर जो है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी दोस्तों होती है यहाँ पर आपकी जो है समवर्ती सूची। तो कभी कभी आपका ऐसे करके भी प्रश्न आता है कि समवर्ती सूची के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, ये समवर्ती सूची के बारे में जो विषय है तो उसको आपका किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये भी आपका किस में दिया गया, 7वीं अनुसूची में। अब इनका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो संघ सूची का मतलब ये होता है कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल जो है किसको, केंद्र की सरकार को, ये संघ की सरकार को, ये तो आपका जो है संसद को होता है। वो सारे विषय आपके संघ सूची में दिए गए हैं। राज्य सूची में आपके वो विषय हैं जिनमें से कानून बनाने का अधिकार मात्र राज्यों की सरकार को है, और समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिनमें से कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और साथ में आपका राज्य को भी होता है। कभी कभी यहाँ पर इनकी संख्या भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो संघ सूची है, जो आपकी संघ सूची है, तो संघ सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या भैया आपकी 97 थी, ध्यान रखिए। संघ सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या आपकी कितनी थी, 97 थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर जो संख्या आपकी कितनी दी गई है, 100 दी गई है। इसी प्रकार से राज्य सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या आपकी 66 थी, यानी कि 66 थी, लेकिन इसी से आपका 5 लेस हो गया है, तो वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या केवल 61 दी गई है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या यहाँ पर आपकी 47 थी, लेकिन वर्तमान में जो 5 यहाँ से विषय उठा करके समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर जो विषयों की संख्या है तो आपका 52 हो गई है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि आपका संघ सूची में मूल रूप से विषय कितने थे, तो 97, राज्य सूची में मूल रूप से विषय कितने थे, तो 66, समवर्ती सूची में मूल रूप से विषय आपके कितने थे, तो 47। याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 97 से आपका क्या 3 अकेले बढ़ा, तो वर्तमान में 100 हो गए। 66 थे यहाँ पर राज्य में, 5 उठा करके नीचे कर दिए गए, तो यहाँ पर आपके 5 कम होगा और यहाँ पर आपके 5 बढ़ गए। याद हो जाएगा संख्या। तो आप इन संख्याओं को भी
याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र व राज्यों की शक्ति का विभाजन दिया गया है। आपके इनमें संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के बारे में भी उपबंध दिए गए हैं। ये आपका 7वीं अनुसूची में है। अब हम लोगों को बढ़ना है, किसकी तरफ आएंगे? बिल्कुल सही, अब हम लोग आएंगे 8वीं अनुसूची की तरफ, कि 8वीं अनुसूची में आखिरकार क्या दिया गया है। तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो आपकी भाषाएं होती हैं उसके बारे में दिया गया है। संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं होती हैं उसके बारे में दिया गया है। ये बात आपको पता है, लेकिन इसके आगे की बातें भी कुछ आपको सीखनी होंगी। तो क्या सीखना, आइए जानते हैं। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपका जो है भाषाओं के बारे में दिया गया है। कौन सी भाषा? जिन भाषाओं को संसद के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है, उन भाषाओं के बारे में आपका 8वीं अनुसूची में दिया गया है। पहली बात तो ये तो देखो बिल्कुल आसान है, आपको सबको पता होता है। पहला सवाल कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी? मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका 14, यानी कि 14 ऐसी भाषाएं थीं जिनको मूल संविधान में संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन यदि हम लोग आज की बात करते हैं कि आज हमारे भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आज हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर कितनी बढ़ गई? तो यहाँ पर बढ़ गई आपके 14 में से 22 आगे ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8, यानी कि आपकी 8 भाषाओं को और आगे बाद में दर्जा दे दिया गया। याद रहेगा। अब ये 8 भाषाएं जो हैं, तो 8 भाषाओं को किस किस रूप में कब कब इनको मान्यता प्रदान की गई, तो इसके लिए आपके लिए संशोधन किए गए हैं। और वो संशोधन भी आपको याद रखने, क्योंकि आपका प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, किस भाषा को दर्जा, एक प्रकार से एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए केवल 3 प्रकार के संशोधन किए गए हैं। केवल कितने प्रकार के? तो केवल आपका 3 प्रकार के, आपका 3 बार केवल यहाँ पर संशोधन किया गया है। पहला संशोधन आपका हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, याद रहेगा ये। दूसरा जो है आपका 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और आपका जो तीसरी बार किया गया तो भैया है 92वां संविधान संशोधन। ये आपके 3 बार संविधान संशोधन किया गया इन 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए। याद हो जाएगा कौन कौन सा? 21वां, 71वां, फिर आगे आपका 92वां। इनका कभी कभी आपको वर्ष भी पूछ लेता है कि 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, 71वां संविधान संशोधन आपका किस वर्ष हुआ, अब 92वां संविधान संशोधन आपका किस वर्ष हुआ। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका सबसे पहले 1967, 1967, ठीक। जब हम लोग 71वीं की बात करते हैं तो हम लोग ये वाला वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे। कौन सा? ये वाला, तो 1992, ये वाला वर्ष हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और जब इसकी बात करते हैं 92 की, तो और आगे आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा दोस्तों 2003। याद रहेगा। 71वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन आपको 1992, और आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। ये हो जाए आसानी से याद। अब आपको यहाँ पर ये भी रखना है याद कि 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया, तो इसके लिए केवल आपको एक ही भाषा का नाम याद रखना है, और वो केवल सिंधी। ध्यान रखिए, इसमें केवल आपको एक ही भाषा का नाम याद रखना है, और वो केवल कौन सी भाषा दोस्तों? सिंधी भाषा। कि सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए 71वां संविधान संशोधन है, तो इसमें आपकी 3 भाषाएं थी। कौन सी भाषाएं थी? 3 भाषाएं थी। कौन सी? मणिपुरी, आपका नेपाली, और इसके बाद में आपका ये कोंकणी। इसके बाद में दोस्तों
कोंकणी भाषा। याद हो जाएगा। अब देखिए आपकी 1 यहाँ पर आ गई, 3 यहाँ पर आ गई, बची आपके 4, तो ये सब किस में आ गई थी? 92 संविधान संशोधन में से जोड़ी गई थी, जो कि आपको 2003 में शुरू हुआ था। और आपका देखिए इसमें आपको 4 भाषाएं, एक तो ऐसे करके याद रख लो, BDMS, ये हो जाएगा BDMS हो सकता है आपने नाम कहीं ना कहीं सुना हो, BDMS। तो बी से आपका बोडो, डी से आपका डोगरी, एम से मतलब आपका मैथिली, एस से मतलब यहाँ पर आपका संथाली। ये 4 भाषाएं थी जिनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें भी याद हो गई होंगी। अब इसके बाद में आपको एक बात जो सबसे ज़्यादा समझनी है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि यहाँ पर जो आपकी 22 भाषाएं हैं, क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित है? पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित है? तो बिल्कुल नहीं, 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं भाषाओं को जो सम्मिलित किया गया है जिनका जन्म कहीं ना कहीं हमारे भारतीय क्षेत्र में हुआ है, उन्हीं भाषाओं को केवल यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, इसलिए अंग्रेजी को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी तरीके से एक भाषा के बारे में और आपका पूछता है, राजस्थानी हिंदी, इसको क्या हम यहाँ पर संविधान में इन 22 भाषाओं में से सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसको भी इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपको इन 2 भाषाओं को और याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो अंग्रेजी को और एक आपकी राजस्थानी हिंदी को, इनको जो है इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो रही होंगी, आप लोग अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए एक बार पहले हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो देखिए चौथी अनुसूची में आपका क्या सम्मिलित किया गया भैया? तो आपका राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, इस बात के बारे में चौथी में है। 5वीं में क्या दिया गया है? तो 5वीं में दोस्तों आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिया गया है, जो इस समय लगभग 10 राज्यों में से अलग अलग है। इसके बाद में 6वीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जो 4 स्पेशल राज्य हैं, उन 4 स्पेशल राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में से दिया गया है। उन चारों के नाम आपको कैसे रखने याद? AMTM करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिए मणिपुर इसमें सम्मिलित नहीं है, याद हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो 7वीं अनुसूची आती है, तो 7वीं में आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इससे संबंधित है। इसके अंतर्गत आपके वहाँ पर 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। आपकी राज्य सूची जिसमें से कानून बनाने का अधिकार मात्र राज्य की सरकारों को होता है, और समवर्ती सूची जिसमें से कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है। मैंने यहाँ पर आपको देखो संख्या भी बताई थी कि मूल रूप से संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी, वर्तमान में आपकी कितनी है? 100। राज्य सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या 66 थी, लेकिन वर्तमान में 5 कम हो गई, तो आपकी कितनी बची? केवल 61। समवर्ती सूची में मूल रूप से 20 विषयों की संख्या जो है 47 थी, लेकिन वर्तमान में आपकी कितनी हो गई है? 52 हो गई है। इसके बाद हमने समझा यहाँ पर 8वीं अनुसूची के विषय में। तो 8वीं अनुसूची के बारे में क्या है? संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है, ये उनके बारे में उपबंध दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। तो मूल संविधान में केवल आपकी 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद में आपकी कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो उसके बाद में आपकी 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। 8 भाषाओं को जो जोड़ने का क्रम है, तो आपका 3 संविधान संशोधन किए गए हैं, उसके द्वारा वहाँ पर जोड़ा गया है। कौन कौन से संविधान संशोधन थे तथा किस वर्ष में हुए? तो पहला आपका 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ। दूसरा आपका जो है 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, और आपका तीसरा था 92वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ। अब इनमें से किस में से कौन सी भाषा को जोड़ा गया? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। आपका जो 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, उसमें केवल एकमात्र भाषा को जोड़ा गया था, वो आपकी भाषा थी कौन सी? सिंधी। आपका जो दूसरा
संविधान संशोधन था, इस भाषा को जोड़ने के लिए वो आपका 71वां था, जो कि 1992 में हुआ था। उसमें आपके 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और आपका जो है कोंकणी को। इसके बाद में आपका जो तीसरा था जो कि आपका 2003 में हुआ था, और उसमें आपके 4 भाषाओं को जोड़ा गया। आपको नाम याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। BDMS हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से आपका संथाली। क्लियर। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी को कहीं भी इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये हमारे भारतीय मूल में पैदा नहीं हुई है। दूसरी बात, आपके जो राजस्थानी हिंदी, ये भी कभी कभी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस भाषा को 22 भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपका राजस्थानी हिंदी को। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ अब आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की जो भी अनुसूचियाँ होंगी वो आपके अगले वीडियो में से बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको चीज़ें कहीं ना कहीं कंठस्थ भी हो रही होंगी। और यदि आपको बातें या फैक्ट याद हो रहे हो तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।